हेलो फ्रेंड्स, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नया चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर फर्स्ट नेम्ड सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। It comes under unit number 3 that is cell structure and function according to the syllabus of 11th standard. This chapter includes following topics. First is cell as basic unit of life and cell theory. Next is structure of prokaryotic cell and eukaryotic cell, plant cell and animal cell, cell envelope, cell membrane and cell wall. Cell organelles included endomembrane system, which includes organelles endoplasmic reticulum, Golgi body, lysosome, vacuole, mitochondria, plastid, ribosomes, cytoskeletal structures, cilia and flagella, centriole, and nucleus are the topics which included in this chapter. So one by one we will discuss about these topics in detail. So let's start the first topic, that is cell as basic unit of life and cell theory. तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज सेल। तो सेल फिर होता क्या है? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और लाइफ। जो सेल होता है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की सबसे बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होता है। सेल के प्रेजेंस होने की वजह से ही जो अर्थ पर है वो लाइफ एग्जिस्ट करती है। हमारे सराउंडिंग में बहुत सी चीज़ें प्रेजेंट है, कुछ एक लिविंग थिंग्स में आती है, कुछ एक नॉन लिविंग थिंग्स में आती है। लिविंग थिंग्स जो होती है वो अपनी फंक्शंस अपनी काम खुद से कर पाती है। वो ऐसा क्यों कर पाते हैं? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेल। Due to presence of the cells, living thing can do their activities independently. उन्हें किसी की मदद लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लिविंग थिंग्स अपना काम खुद से कर पाती है। वो ग्रो कर पाती है, रेस्पिरेशन कर पाती है, डाइजेशन कर पाती है, एक्सक्रीशन आउट कर पाती है, रिप्रोडक्शन कर पाती है और अपनी ग्रोथ कर पाती है। जबकि एक नॉन लिविंग थिंग ऐसा नहीं कर पाती। ना ही तो वो लोकोमोशन खुद से कर पाती है या मूव कर सकती है एक पोजिशन से दूसरी पोजिशन तक, ना ही वो रिप्रोड्यूस कर पाती है और ना ही अपनी बेसिक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ लाइक रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन ये सब कर पाती हैं। सो सेल इज द यूनिट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। सो सेल ही वो यूनिट है जिसकी वजह से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी सारे फंक्शंस खुद से कर पाता है। सो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड लाइफ। जो सेल टर्म है वो ली गई है एक वर्ड दैट इज लेटिन वर्ड नोन एज सेला विच मीन्स स्मॉल रूम। सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लाइफ। स्मॉलेस्ट इन द सेंस कि इससे छोटी कोई इंडिपेंडेंट यूनिट है ही नहीं है। अगर हम सेल को भी तोड़ दिया जाए, मतलब उसको भी अगर हम ब्रेक कर दें या फिर इससे छोटे पार्ट्स कर दें, तो सेल से अगर हम छोटे पार्ट्स कर देते तो वो अपने सारे फंक्शंस कर ही नहीं पाएगी। तो सेल इज द यूनिट विच परफॉर्म ऑल द बेसिक फंक्शंस। सो इससे छोटी कोई यूनिट्स नहीं। इसके कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, जैसे कि एक सेल में साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन और उसके कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन वो सब मिलके ही एक सेल को बनाते हैं और सब एक फंक्शन करने में वही सारे मिलकर हेल्प करते हैं। लेकिन अगर हम सेल को भी ब्रेक कर दें या तोड़ दें या उसको डिवाइड कर दें तो उसके बाद से सेल अपने सारे फंक्शंस नहीं कर पाएगा। सेल्स आर नोन एज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द लाइफ। सेल्स को हम बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द लाइफ कहते हैं। जैसे कि एक घर को बनाने के लिए, एक बिल्डिंग को बनाने के लिए ईंटों की ज़रूरत होती है, उस ईंटों से ही सारे पूरी बिल्डिंग खड़ी होती है, वैसे ही अगर हम लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो वो सेल से मिलके बने होते हैं। उनकी पूरी बॉडी सेल से मिलके ही बनी होती है। सो सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द लाइफ। ये एक डायग्राम है ओनियन सेल का, राइट, जिसके अंदर अगर हम माइक्रोस्कोपिकली ही हम सेल को देख सकते हैं, सेल को विदाउट माइक्रोस्कोप नहीं देख सकते। सो सेल इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ये एक ओनियन सेल है जिसमें वो 6 सेल्स यहाँ पर दिख रहे हैं। और अगर हम सिर्फ एक सेल की बात करें तो जो सेल होता है उसके अंदर जो उसको कवरिंग करते हैं, तो सेल के अंदर एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। ये एक तरह से प्रोटेक्शन में हेल्प कर रही है इसको,
उसको कवर अप कर रही है और प्रोटेक्शन में हेल्प कर रही है। दूसरा होता है इसका जेनेटिक मटेरियल, दैट इज डीएनए। सो डीएनए में बी प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस और विदाउट न्यूक्लियस इन द साइटोप्लाज्म। वो डिपेंड करेगा कि सेल कैसा होता है। प्रोकैरियोट्स के अंदर साइटोप्लाज्म में होता है और यूकैरियोट्स के अंदर वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो वो अगर हम आगे बात करेंगे दैट इज, और इसके अंदर एक सेमी फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। दूसरा चौथा पार्ट होता है इसके अंदर ऑर्गेनल। ऑर्गेनल जो होती है वो दो तरह की होती है, मेम्ब्रेन बाउंड जिसके अंदर मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो सकती है। अब ये मेम्ब्रेन सिंगल मेम्ब्रेन भी हो सकती है और डबल मेम्ब्रेन भी हो सकती है। सो इट इज डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द ऑर्गेनल। एक होता है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल जिसके अंदर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, उन ऑर्गेनल्स को बोलते हैं नेक्ड ऑर्गेनल। क्या बोलते हैं? नेक्ड ऑर्गेनल्स। इसका एग्जाम्पल है राइबोसोम्स जो कि प्रोकैरियोट्स एज वेल एज यूकैरियोट्स सब में प्रेजेंट होती है। और एक होता है सेंट्रियोल जो कि सिर्फ एनिमल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। मेम्ब्रेन बाउंड के एग्जाम्पल की बात करते हैं, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, ये सब डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है। जबकि वैक्यूल और जो लाइसोसोम्स होती है वो सिंगल मेम्ब्रेन होती है और जो प्लास्टिड होती है वो भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है। कोई भी सेल हो, कैसा भी सेल हो, सिंपल हो कॉम्प्लेक्स हो, उनके अंदर ये चार चीजें दैट इज सेल, मेम्ब्रेन, डीएनए, साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनल प्रेजेंट होंगे ही होंगे। हाँ, कुछ सेल्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं, कुछ के अंदर सिर्फ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं। जो डीएनए हो सकता है वो डिपेंड करता है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, जैसे कि यूकैरियोट्स के अंदर वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है और साइटोप्लाज्म के अंदर वो प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। लेकिन डीएनए प्रेजेंट होगा और वो न्यूक्लियस में होगा या साइटोप्लाज्म में होगा, वो डिपेंड करेगा सेल कैसा है। ऑर्गेनल कैसी है वो भी डिपेंड करेगा कि कैसा सेल है, लेकिन कोई ना कोई ऑर्गेनल उसके अंदर प्रेजेंट जरूर होगी। सो दीज आर द 4 कंपोनेंट्स विच इज प्रेजेंट इन एवरी सेल। हर एक सेल के अंदर ये प्रेजेंट होंगे ही होंगे। दो टर्म्स आते हैं यहाँ पर, एक सेल बायोलॉजी, एक होती है सेल साइटोलॉजी। So cell biology is a branch of biology in which we studies different aspects of the life. और उन different aspects में आता है like structure, functions, chemistry, किन किन कंपाउंड से वो मिलके बनी होती है, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है या सेल मेम्ब्रेन होती है, वो बनी होती है प्रोटीन्स और लिपिड से। ऑर्गेनाइजेशन मतलब वो कैसे ऑर्गेनाइज होता है, उनकी ऑर्गेनाइजेशन कैसी होती है। जेनेटिक्स एंड डेवलपमेंट, हाउ अ सेल डेवलप्ड इनटू फ्रॉम सिंपल सेल टू कॉम्प्लेक्स सेल। तो वो सब हम सेल बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं, इसकी सारी स्ट्रक्चरल वैरायटीज, इसकी फंक्शनल वैरायटीज, केमिस्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन, जेनेटिक्स एंड डेवलपमेंट। तो जब हम इन सब के बारे में पढ़ते हैं तो उस ब्रांच को हम कहते हैं सेल बायोलॉजी। जबकि जब हम सिर्फ स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में बात करते हैं तो वो किसके अंडर आता है? साइटोलॉजी के अंदर। तो साइटोलॉजी इज इन्वॉल्व ओनली स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ दी सेल्स के अंदर। जो अर्थ है ना उस पे अबाउट 10 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 10 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सो दिट इज वेरी ह्यूज कि इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस अर्थ पर पाए जाते हैं। और इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं, कॉम्प्लेक्स भी आते हैं, सिंपल भी आते हैं, लार्ज साइज, स्मॉल साइज, मिडिल साइज्ड, बहुत वैरायटीज है कैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। बहुत नेक्ड आई से भी ऐसे छोटे छोटे होते हैं कि इनको बिल्कुल नेक्ड आई से नहीं देख सकते, उन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप्स की जरूरत पड़ती है, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, राइट। लेकिन कुछ एक ऑर्गेनिज्म है जिसको हम बहुत ईजिली देख पाते हैं। जो डायनासोर्स थे वो बहुत लार्ज थे लेकिन अब नहीं पाए जाते, तो धीरे धीरे कुछ एक्सटिंक्ट हो गया, कुछ नए और आ रहे हैं। कुछ प्लांट्स हैं वो बहुत छोटे हैं, कुछ प्लांट्स भी बहुत बड़े हैं। तो हर एक में एक वैरायटी है, हर ऑर्गेनिजम्स की अपनी एक स्पेसिफिसिटी है। लेकिन चाहे कैसा भी ऑर्गेनिज्म हो, छोटा हो, बड़ा हो, मोटा हो, पतला हो, कैसा भी ऑर्गेनिज्म हो, वो अपनी लाइफ हमेशा सिंगल सेल से ही स्टार्ट करेगा। मतलब पहले उसके पास एक सिंगल सेल बनेगी, फिर वो सेल 2 में डिवाइड करेगा, फिर आगे वो सेल्स डिवाइड करेंगे, 4 में डिवाइड हो गए, फिर वो 4 सेल्स और डिवाइड करेंगे आगे। तो इस तरह से बहुत सारे सेल्स बनते जाएंगे। ठीक है, वो अब डिपेंड करता है कि उन्हें कितनी ज़रूरत है, 2 ज़रूरत है, 3 ज़रूरत है या फिर मिलियंस में ज़रूरत है। तो ये नंबर जो होता है वो मिलियंस तक में भी जा सकता है, लेकिन वो जब स्टार्टिंग करेंगे तो वो एक सिंगल सेल से ही स्टार्ट करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ दिस सेल, organisms are divided into 2 types. First is unicellular organism and second is multicellular organism. Unicellular का जो होता है इसका
मतलब इसकी डेफिनेशन इसके वर्ड में ही है, दैट इज यूनी. यूनी मीन्स वन एंड सेलुलर मीन्स सेल. तो जिसमें सिर्फ वन सेल प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. एंड मल्टी मीन्स मैनी. सो मोर देन वन सेल्स या मैनी सेल्स आर प्रेजेंट, दैट इज नोन एज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसके अंदर सिर्फ एक सेल प्रेजेंट होता है और वही पूरी उसकी लाइफ टाइम में सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है. सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स स्पेंड देयर होल लाइफ एज अ सिंगल सेल. वो डिवाइड ही नहीं करता आगे, वो सिंगल सेल में ही अपनी पूरी लाइफ गुजार देता है. जितने भी फंक्शंस होते हैं जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, सारे कौन परफॉर्म करता है? वो एक सिंगल सेल ही परफॉर्म करेगा. तो इसके अंदर कोई डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होती. नो डिवीजन ऑफ लेबर इज प्रेजेंट. सारे काम कौन करेगा? एक सिंगल सेल ही करेगा. एग्जाम्पल हम बात कर सकते हैं अमीबा, बैक्टीरिया, ईस्ट, कैल्माइडोमोनास. ये ग्रीन एल्गी होते हैं. जो एल्गी होती है वो मोस्टली मल्टी सेलुलर में आती है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे एक्सेप्शन होते हैं जिसमें से वन ऑफ द एक्सेप्शन इज कैल्माइडोमोनास जो कि एक यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गा है. अब हम बात करेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में एक से ज़्यादा सेल्स प्रेजेंट हो सकते हैं. 2 से लेकर मिलियंस तक, 2 to मिलियंस जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे जिसमें 2 से या मिलियन तक सेल्स प्रेजेंस हो सकते हैं वो सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आएंगे. सो सेल अंडरगोज डिवीजन टू फॉर्म अ मल्टी सेलुलर बॉडी. इन्होंने भी अपनी जो लाइफ स्टार्ट करी थी वो एक सिंगल सेल से ही करी थी. जैसे कि हम ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस के अंदर बहुत सारे मिलियंस ऑफ सेल्स पाए जाते हैं, लेकिन हमने अपनी लाइफ कहाँ से स्टार्ट करी थी? जाइगोट, जो कि एक सिंगल सेल्ड होता है, राइट. फिर ये सिंगल सेल्ड आगे 2 में डिवाइड होता है, फिर 2 से 4 में, और इसी तरह करते करते वो मिलियंस में कन्वर्ट हो जाता है, राइट. कुछ एक सेल्स में नंबर ऑफ सेल्स कम भी होते हैं, 2 भी होते हैं और कुछ में मिलियंस तक पहुंच जाते हैं. तो वो सब किस में आते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर आते हैं. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर कैसे सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इट होगी वो भी हम देखेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेल प्रेजेंट होता है, सिंगल सेल्ड होती है. फिर वो डिवाइड करेगी और एक बहुत सारे सेल्स में डिवाइड कर जाएगी, जैसे फिर वो बनाएगी ग्रुप ऑफ सेल्स, और वो ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू. ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू. जो टिश्यू होते हैं उसके जितने भी सेल्स होते हैं वो सेम ओरिजिन होता है, मतलब से एक ही सेल से मिलके वो बने होते हैं. और कॉमन फंक्शन मतलब वो सब मिलके एक ही काम करते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल हम बात कर सकते हैं एपिथेलियल टिश्यू. जो एपिथेलियल टिश्यू होता है वो किस में हेल्प करता है? मेनली प्रोटेक्शन में हेल्प करता है. बाहरी सबसे लेयर जो प्रेजेंट होती है उसको हम कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू, और ये प्रोटेक्शन में हेल्प करता है. एक होता है मस्कुलर टिश्यू. मस्कुलर टिश्यू जो होते हैं वो मसल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं और वो किस में हेल्प करते हैं? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स. सो इनका एक ही मेन काम होता है, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल. सारे जितने भी इसके अंदर, इस टिश्यू के अंदर जितने भी सेल्स प्रेजेंट होंगे वो सब एक ही काम कर रहे होंगे, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स. अब हम ग्रुप ऑफ टिश्यू को बोलते हैं ऑर्गन्स. तो ऑर्गन्स में एग्जाम्पल्स हो सकते हैं किडनी, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, और भी बहुत सारे हैं जैसे कि लार्ज इंटेस्टाइन्स हो गया, लीवर हो गया, ये सब ऑर्गन्स के अंदर आते हैं. और जब बहुत सारे ऑर्गन मिलके एक सिस्टम बनाते हैं उसको हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम. एग्जाम्पल हम बात कर सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि बना होता है माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, तो इसमें सब आता है. और इसी तरह एक्सक्रीटरी सिस्टम है जिसके अंदर किडनी, यूरिनी ब्लैडर, यूरिथ्रा, ये सब आते हैं. और रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया. इस तरह बहुत सारे सिस्टम मिलके बनते हैं. और बहुत सारे सिस्टम जब आपस में मिलते हैं तो वो बनाते हैं पूरी ऑर्गेनिजम्स. तो ऑर्गेनिजम्स के अंदर वेरियस ऑर्गन सिस्टम होता है, ठीक है. तो इतने सारे मिलके बनाएंगे. तो अल्टीमेटली जो ऑर्गेनिज्म है उसकी जो सबसे बेसिक यूनिट कौन सी प्रेजेंट थी? सेल. सो सेल इज द बेसिक यूनिट इन यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. अब हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ द सेल्स. तो फर्स्ट टाइम जो डिस्कवर किया था सेल ने वो किया था रॉबर्ट हुक ने. साइंटिस्ट थे, उनका नाम था रॉबर्ट हुक. इन 1665 कंपाउंड माइक्रोस्कोप में उन्होंने ऑब्जर्व किया था. और कौन से सेल्स में ऑब्जर्व किया था? कॉक्स सेल्स के अंदर. ये प्लांट सेल्स के अंदर पाए जाते हैं. जो ये होती है प्लांट सेल होती है,
और प्लांट सेल है तो यहाँ पर जो इन्होंने जो आउटर लेयर ऑब्जर्व की थी वो की थी सेल वॉल। सो सेल वॉल की डिस्कवरी भी रॉबर्ट हुक ने ही की थी। इन्होंने जो ऑब्जर्व करा था, देखो माइक्रोस्कोप अंडर माइक्रोस्कोप इन्होंने ऑब्जर्व करा था, तो इन्हें लगा था कि एक हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर, यानी जो मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, वैसी वैसी इन्हें स्ट्रक्चर लगी थी इसकी। और इन्हें लग रहा था कि कुछ छोटे छोटे कंपार्टमेंट से बने हुए हैं ना यहाँ पर। सो इन्होंने इसको कंपार्टमेंट की तरह लिया था, इन जो छोटे छोटे होते हैं इसको कंपार्टमेंट्स की तरह लिया था। और इन्होंने इसको टर्म दी थी सेलुला, जिसका मतलब होता है स्मॉल कंपार्टमेंट्स, राइट। सो ही टर्म्ड इट एज सेलुला विच मीन्स स्मॉल कंपार्टमेंट। जो एक्चुअली इन्होंने ऑब्जर्व करी थी वो एक डेड सेल ऑब्जर्व करी थी, ये लिविंग सेल नहीं थी। तो लिविंग सेल जो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर करी थी वो की थी एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने इन 1674। तो फर्स्ट टाइम जिसने लिविंग सेल डिस्कवर करी थी, फ्री लिविंग सेल डिस्कवरी करी थी, वो थी एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने जो टर्म दी थी इसको वो दिया था एनिमल क्यूर, दैट इज लिटिल एनिमल्स। अब हम बात करेंगे सेल थ्योरी की। सेल के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स पास की गई थी, उसको हम कहते हैं सेल थ्योरी। सो यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स है कि जहां पर भी सेल प्रेजेंट होगा वहां पर ये स्टेटमेंट्स अप्लाई होगी ही होगी। सो फर्स्ट जो 1838 के अंदर एक एमजे शेल्डन थे, साइंटिस्ट थे, उनका नाम था एमजे शेल्डन। ये एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। बॉटनिस्ट वो होते हैं जो सिर्फ प्लांट पे काम करते हैं, राइट। तो ही इज अ जर्मन बॉटनिस्ट। उन्होंने कहा था कि जितने भी प्लांट टिश्यू है, ऑल प्लांट टिश्यू कंपोज्ड ऑफ ऑल सिमिलर टाइप ऑफ दीज सेल्स, सब एक ही तरह के सेल से मिलकर बने हुए हैं। इसी तरह 1839 के अंदर एक अनदर साइंटिस्ट थे जिनका नाम था थियोर श्वान। ये एक जर्मन जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने अपना काम जो किया था वो मोस्टली एनिमल्स के ऊपर किया था, तो इसलिए ये एक जर्मन जूलॉजिस्ट थे। इन्हें नहीं पता था कि 1838 में शेल्डन ने कुछ स्टेटमेंट पास करी है रिगार्डिंग टू द प्लांट टिश्यू एंड सेल्स। सो ही इज नॉट अवेयर ऑफ दैट स्टेटमेंट। सो इन्होंने इंडिपेंडेंटली कुछ अपना वर्क करा और उन्होंने कहा कि ऑल प्लांट टिश्यू, जितने भी प्लांट टिश्यू होते हैं वो सिमिलर टाइप ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं। सो इन 1839 शेल्डन एंड श्वान कंबाइंड देयर स्टेटमेंट्स एंड गिव अ थ्योरी नेम्ड एज सेल थ्योरी। इन दोनों ने 1839 में जब इन्हें पता चला कि हाँ भी शेल्डन ने प्लांट टिश्यू के बारे में बात करी है और श्वान ने एनिमल टिश्यू के बारे में बात करी, तो दोनों ने क्या किया, अपनी स्टेटमेंट्स को इकट्ठा कर लिया और अपने को एक नई थ्योरी दी। उनको बोलते हैं सेल थ्योरी, जो कहती है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो, चाहे वो प्लांट्स हो, बैक्टीरियाज हो, एनिमल्स हो या फिर प्रोटिस्टा मनेरा कोई भी हो, वो सभी के सभी सिर्फ सेल से मिलकर ही बने होते हैं। All living organisms are made up of cell and cell is the basic structural and functional unit of the life. Life आएगा. So cell is the functional, basic structural and functional unit of the life. लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी थे, जैसे कि वायरस के अंदर, तो वायरस होता है वो एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हम इसे काउंट करते हैं, लेकिन ये अपने सारे काम खुद से नहीं कर पाते। उसे अपना काम करने के लिए होस्ट सेल मशीनरी की ज़रूरत पड़ती है। सो ये अपने काम खुद से नहीं कर पाता। ए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर कोई सेल प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन फिर भी हम इसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में काउंट करते हैं। सो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि वायरस के अंदर सेल भी एब्सेंट है, फिर भी हम उसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में काउंट करते हैं। इट डज, और दूसरी इसका जो ड्रॉबैक थी वो ये थी कि इट डज नॉट टेल अस हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड। एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में इतने सारे सेल्स तो प्रेजेंट है, लेकिन वो कहाँ से आए, कैसे बने एक सेल से, वो अभी तक इस थ्योरी ने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया था। तीसरा इसका जो ड्रॉबैक था वो था पोरिफेरा। ये एक फाइलम होता है अंडर एनिमल किंगडम, जिसके अंदर पोर बियरिंग एनिमल्स पाए जाते हैं। मतलब वो जो उनकी जो आउटर लेयर होते हैं उसके ऊपर छोटे छोटे होल्स पाए जाते हैं, पोर्स पाए जाते हैं, तो इन्हें कहते हैं पोर बियरिंग एनिमल्स। ये भी, इसके अंदर भी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो ए सेलुलर होती है, मतलब इसके अंदर सेल एब्सेंट होते हैं, लेकिन फिर भी हम इन्हें लिविंग ऑर्गेनिजम्स में काउंट करते हैं। तो यहाँ पर ये थ्योरी फेल हो जाती थी कि यहाँ पर कैसे एक सेल एब्सेंट है फिर भी ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में काउंट किए जाते हैं।
लेटर ऑन इन 1855 रेडोल्फ वर्चो उन्होंने फर्स्ट टाइम बताया कि हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड। तो उन्होंने कहा था कि न्यू सेल्स ऑलवेज फॉर्म फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो पुराने सेल्स हैं उन्हीं से हमेशा नए सेल्स बनते हैं, वही आगे डिवाइड करते हैं और एक सेल दो सेल में कन्वर्ट हो जाता है। जो उन्होंने बेसिक स्टेटमेंट पास करी थी वो थी लेटिन लैंग्वेज में, दैट इज ओमनी सेलुला ई सेलुला मीन्स न्यू सेल्स ऑलवेज अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये एक लेटिन लैंग्वेज थी। जो लेटिन लैंग्वेज होती है वो ज़्यादातर साइंस में ये नेमिंग देने के लिए, कोई स्टेटमेंट देने के लिए हमेशा लेटिन लैंग्वेज यूज की जाती है, क्योंकि लेटिन लैंग्वेज इज अ डेड लैंग्वेज। अब इसको, ये एक डेड लैंग्वेज है, अब ये लैंग्वेज यूज नहीं की जा सकती, सो इसके रूल्स चेंज ही नहीं हो सकते। जो ऐसे कि जो इंग्लिश है या वो उसके कुछ रूल्स, डेली प्रोनाउंसिएशन और उसकी वर्डिंग के मीनिंग्स चेंज होते रहते हैं, लेकिन लेटिन लैंग्वेज आज अब यूज में ही नहीं है, इसको यूज करते ही नहीं है लोग वैसे बोलते वक्त कम्युनिकेशन के दौरान। सो इसके अंदर कुछ रूल्स चेंज नहीं हो सकते, तो इसलिए मोस्टली जब भी हम किसी की नेमिंग करते हैं तो हम लेटिन लैंग्वेज से ही करते हैं साइंस में। और इस लॉ को हम कहते हैं लॉ ऑफ सेल लाइनेज। नाउ अब एक मॉडर्न सेल थ्योरी दे दी गई है जिसके अंदर लिविंग थिंग्स के बारे में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टेटमेंट्स हैं। तो फर्स्ट जो इसका पोस्टुलेट्स आता है वो है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड इट्स प्रोडक्ट। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से मिलकर या उसके प्रोडक्ट से मिलकर ही बने हुए हैं। ये शेल्डन एंड श्वान थ्योरी से लिया गया था। एंड सेकेंड पोस्टुलेट इज न्यू सेल्स ऑलवेज अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो नए सेल्स है वो हमेशा पुराने सेल से ही आते हैं। ये रेडोल्फ वर्चर थ्योरी से लिया गया था और ये शेल्डन एंड श्वान थ्योरी से लिया गया, राइट। ऑल सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स कैरी द सेम जेनेटिक इंफॉर्मेशन। मैंने पहले ही बताया था कि एक जो जाइगोट होती है वही आगे सारे में डिवाइड होके जो जाइगोट होता है उसी से पूरा सिंगल सेल्ड होता है, वही आगे डिवाइड करता है और दो सेल्स में जाता है। इसमें सिर्फ जो जेनेटिक मटेरियल यानी हमारा जो डीएनए होता है वही जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होता है, बाकी सारी चीजें नहीं बनती है, सिर्फ जेनेटिक इंफॉर्मेशन ही है जिसकी वजह से चीजें सेम रहती है। सो ऑल सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स कैरीज द सेम जेनेटिक इंफॉर्मेशन। और एक ऑर्गेनिजम्स में, क्योंकि वो एक ही सेल से जाइगोट से बना हुआ है, तो वही आगे डीएनए है उसका जो वही पास ऑन होता है। सो एक ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितने भी सेल्स हो, चाहे वो 2 हो या मिलियंस में हो, सबके अंदर सेम जेनेटिक इंफॉर्मेशन होगा। यहाँ सिर्फ एक ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है, तो एक ऑर्गेनिज्म की सेल है, लेकिन अगर वो दूसरा ऑर्गेनिज्म है तो उसका जेनेटिक इंफॉर्मेशन ही डिफरेंट होगा। सो ऑल सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स कैरी द सेम जेनेटिक इंफॉर्मेशन, लेकिन उनकी जो सेल शेप होती है, सेल साइज होता है और जो उसकी एक्टिविटीज होती है वो डिफरेंट कर देती है। एक ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी दूसरा ऑर्गेनिज्म होगा, उसके अंदर तो डिफरेंट होगी, लेकिन एक ऑर्गेनिज्म के अंदर भी उसका सेल शेप, साइज और एक्टिविटीज डिफरेंट हो सकती है। उन्हें अपनी शेप और साइज चेंज करने की जरूरत क्यों पड़ी? जैसे जैसे वो टाइम गुजरता गया और वो मैच्योर होते गए, तो उन्होंने एक पर्टिकुलर शेप और साइज अटेन कर लिया और एक एक्टिविटी अटेन कर ली। क्यों कर ली? ताकि वो अपना जो फंक्शन है वो अच्छे से परफॉर्म कर सके। जो ऐसे उन्हें ज़रूरत होगी और जैसे ही उनकी नीड होगी फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, तो उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने अपने आप को चेंज कर लिया। तो अगर हम शेप के बेसिस पे कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो उन्होंने किसने कितनी शेप बदली। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल रेड ब्लड सेल्स होते हैं, दैट इज आरबीसी। जो उसकी शेप होती है वो होती है बाइकनकेव। बाइकनकेव शेप होने की वजह से उन्होंने बाइकनकेव क्यों करा? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर सके, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन मैक्सिमम हो सके। इस वजह से इन्होंने क्या कर लिया? अपनी शेप को बाइकनकेव कर लिया, ताकि उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन वो कैरी कर सके। व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो होती है अमीबॉइड शेप। अमीबॉइड शेप वो होती है जिसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती, नो फिक्स शेप, राइट। सो व्हाइट ब्लड सेल्स आर अमीबॉइड शेप्स। जो नर्व सेल्स होते हैं वो लॉन्ग एंड ब्रांच्ड होते हैं, और इसके अंदर इन्होंने लॉन्ग और ब्रांच्ड इसलिए होते हैं ताकि उनकी एक्टिविटी है, जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफर ऑफ इम्पल्स वो इंक्रीज हो सके, ट्रांसफर ऑफ
इम्पल्स इंक्रीज हो सके, राइट। तो इस वजह से वो लॉन्ग एंड ब्रांच्ड होते हैं। अब हम बात करेंगे साइज के बेस पे। दो तरह के सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। जो उसका डीएनए होता है वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। डीएनए प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट होता है वो होता है न्यूक्लियस के अंदर। डीएनए प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। सो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसका जो साइज होता है वो होता है 0.1 to 5 माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर। सोचो कि जो 1 मीटर होता है उसका भी 6 गुना कम जो होता है। सो इट इज अ वेरी माइन्यूट स्ट्रक्चर। तो इन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, दैट इज एसिटाबुलेरिया, जिसका साइज होता है 10 सेंटीमीटर या फिर 10⁻⁻1 मीटर। So for a prokaryotic cell, it is a very huge size, right? तो इसको हम फिर भी नेक्ड आई से देख सकते हैं, लेकिन जो ये साइज होता है 5 माइक्रोमीटर, ये बहुत ज़्यादा छोटा होता है। यूकैरियोटिक सेल्स में दो तरह के आते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो सेल का साइज होता है वो होता है 1 to 100 माइक्रोमीटर, और मल्टीसेलुलर में जो सेल का साइज होता है वो होता है 5 to 100 माइक्रोमीटर तक। सबसे स्मॉलेस्ट साइज का जो ऑर्गेनिज्म होता है वो होता है माइकोप्लाज्मा, जिसका साइज होता है 0.3 माइक्रोमीटर। ये बिल्कुल भी नेक्ड आई से नहीं देख सकते, इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। और जो लार्जेस्ट सेल साइज होता है वो होता है ऑस्ट्रिच एग, जिसका होता है 7 × 15 सेंटीमीटर। ह्यूमन के अंदर हम बात करें तो सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है वो होती है नर्व सेल, जो कि 90 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। जो स्मॉल साइज सेल होते हैं उनका सरफेस बाय वॉल्यूम रेशो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। अगर सरफेस बाय वॉल्यूम हाई होगा तो वो जो सेल होगी वो बहुत मेटाबॉलिक एक्टिविट होगी। मेटाबॉलिक एक्टिव इन द सेंस की जो उसकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, वो बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाती है। तो उनकी वो बहुत ईजिली कर पाती है इन एक्टिविटी को। जो सोल्स वाइज होती है उनका हाई सरफेस वॉल्यूम रेशो होने की वजह से उनका मेटाबॉलिक एक्टिव ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो अपनी एक्टिविटीज अच्छे से कर पाती है। जबकि जो लार्ज साइज सेल्स होते हैं उनका लो सरफेस बाय वॉल्यूम रेशियो बहुत कम होता है, जिसकी वजह से उनके मेटाबॉलिक रेट भी बहुत लो होता है। दैट्स वाई कि लार्ज सेल्स का जो साइज होता है, लार्ज साइज सेल्स होते हैं उनका मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम होता है। इसी वजह से जो लार्ज साइज ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे नंबर में सेल्स पाए जाते हैं। छोटे छोटे सेल्स पाए जाते हैं इन स्पाइट ऑफ ओनली वन लार्ज सेल्स। उसकी जगह क्या होता है, बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स पाए जाते हैं, ताकि जब छोटे सेल्स प्रेजेंट होंगे तो वो उसके अंदर क्या होगा, उसका सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम इंक्रीज होगा। सरफेस बाय वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। जबकि अगर सिर्फ एक सेल होगा तो उसकी सरफेस बाय वॉल्यूम कम होगा और उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी कम होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि लार्ज सेल्स कभी अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को इंक्रीज नहीं कर सकते। हमारी बॉडी के अंदर भी कुछ लार्ज सेल्स भी प्रेजेंट हैं, तो वो उनकी एक्टिविटी कैसे इंक्रीज हो सकती है, इफ दे आर इलोंगेटेड, मतलब वो लंबे हुए हैं, और या फिर ब्रांच्ड होते हैं, यानी उनकी ब्रांचेस निकली हुई होती है, तो अभी वो अपनी एक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। या फिर उसके पास मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस प्रेजेंट हो, जैसे कि माइक्रोविलाई स्मॉल इंटेस्टाइन्स के अंदर होती है ये। तो जिसकी वजह से माइक्रोविलाई के प्रेजेंट होने की वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो सरफेस बाय वॉल्यूम रेशो इंक्रीज होगा। सरफेस बाय वॉल्यूम रेशो इंक्रीज होगा तो इसकी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। सो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द माइक्रोमेलाई, एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड विल बी मोर। तो जो एक्टिविटी ये परफॉर्म करते हैं वो करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, और वो माइक्रोविलाई होने की वजह से ज़्यादा होता है। एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं जिसके अंदर इलोंगेटेड और ब्रांच हो, जैसे कि मस्कुलर टिश्यू। जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं वो बहुत लंबे सेल्स, लार्ज सेल्स होते हैं, लेकिन वो इलोंगेटेड होते हैं और ब्रांच्ड होते हैं, राइट। यहाँ पर हम बात करेंगे
ये देखो, ये इलोंगेटेड भी है और ब्रांच्ड भी है। ये एक सिंगल सेल है, ये फर्स्ट सेल हम मान सकते हैं, ये सेकंड सेल है, ये भी आगे थर्ड सेल्स है और ये फोर्थ सेल्स है। तो इस तरह इसमें बहुत सारी सेल्स होते हैं, इलोंगेटेड भी होते हैं, ब्रांच्ड भी होते हैं और इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। ये सेकंड सेल है, ये भी आगे थर्ड सेल्स है और ये फोर्थ सेल्स है। तो इस तरह इसमें बहुत सारी सेल्स होते हैं, इलोंगेटेड भी होते हैं, ब्रांच्ड भी होते हैं और इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। तो muscular tissue elongated and branched to increase their cellular activity. If you like it, please like and share this video, subscribe the channel and press the bell icon to get notified for more videos. Thank you.